गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 13 और लेसन नंबर 13 में आज पढ़ेंगे हम नीड या इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस कि इंश्योरेंस की क्या इम्पोर्टेंस है। उसमें फर्स्ट इम्पोर्टेंस जो है वो हमारी इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से है कि एक पर्सन जो इंडिविजुअल पर्सन है उसके आधार पर जो इंश्योरेंस है उसकी क्या नीड या इम्पोर्टेंस है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन। तो हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी किसी भी चीज़ से अगर चिंतित होता है, उसकी सुरक्षा से चिंतित होता है, तो नेचुरल है कि जो इंश्योरेंस है वो उसको प्रोटेक्शन दे रहा है, उसकी जो भी चीज़ है वो उससे प्रोटेक्शन दे रहा है। फिर सेकंड है आपके प्रोवाइड्स मेंटल पीस। अब जब कोई व्यक्ति अपनी किसी भी संपत्ति या अपनी लाइफ या किसी भी चीज़ से अगर चिंतित होता है कि उसमें कोई नुकसान हो गया तो उसको नुकसान होगा, तो ऐसी स्थिति में जब वो उस चीज़ का इंश्योरेंस करा लेता है तो ऐसी कंडीशन में वो जो है वो एकदम मेंटल पीस यानी शांत हो जाता है, उसको मानसिक शांति मिलती है और वो निश्चिंत हो जाता है उस वस्तु के लॉस से। नेक्स्ट है आपके फॉस्टर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस यानी आर्थिक निर्भरता। अब इसमें आपके इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है कि जब कोई जो पर्सन होता है वो किसी भी परिवार में अगर एक पर्सन है जो कि आपके कमाता है या जिसकी अर्निंग है और सारा परिवार जो है इस बात से चिंतित होता है कि अगर मान लीजिए उस कमाने वाले पर्सन को कुछ हो गया तो बाद में उनकी कंडीशन जो है वो खराब हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जब वो पर्सन अपना इंश्योरेंस करा लेता है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस करा लिया उसने, तो बाकी जितने भी लोग हैं वो एकदम निश्चिंत हो जाते हैं कि अगर मान लीजिए उस कमाने वाले पर्सन के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्लेम के रूप में उनको पैसा दे देगी, जिससे कि जो बाकी मेंबर्स हैं उनको इकोनॉमिक जो क्राइसिस है वो नहीं होगी, उनको इकोनॉमी की हेल्प हो जाएगी। तो ये है आपके आपके इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। इसके बाद है एनकरेज सेविंग। अब सेविंग के लिए एनकरेज कौन करता है, क्योंकि हम ये अच्छी तरह जानते हैं, हमने स्टार्टिंग में देख लिया कि 3 प्रकार के जो इंश्योरेंस हैं आपके लाइफ इंश्योरेंस है, फायर इंश्योरेंस है, मरीन इंश्योरेंस है या अदर जितने भी इंश्योरेंसेस हैं, उन सभी इंश्योरेंसेस में से केवल एक लाइफ इंश्योरेंस ही ऐसा मैटर है जिसमें हम जो भी प्रीमियम जमा कराते हैं वो सारा का सारा प्रीमियम हमको विद इंटरेस्ट वापस मिलता है। तो इंश्योरेंस क्या कर रहा है, एनकरेज कर रहा है लोगों को सेविंग करने के लिए, जिससे कि लोग उसमें सेविंग करके अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकें। इसके बाद है प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक गुड्स फ्रॉम रिस्क। अब जो कई लोग जो जिनकी घर की में संपत्तियां होती हैं, जैसे मान लीजिए गोल्ड रखा हुआ है घर में कार है बहुत महंगी वाली या और भी महंगी महंगी कोई चीज़ें हैं जिनके चोरी हो जाने से इंसान को नुकसान हो सकता है, तो अगर उसने उन महंगी महंगी जो आपके गुड्स हैं उनका अगर उसने इंश्योरेंस करा लिया है तो वो निश्चिंत हो जाता है। तो इससे क्या होता है, घरेलू संपत्तियों की भी सुरक्षा प्राप्त हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग इंश्योरेंस, यानी जो इंश्योरेंस है वो लोगों में अवेयरनेस कर रहा है। कैसे कर रहा है कि जो भी व्यक्ति हैं वो जब किसी भी चीज़ का अपना इंश्योरेंस करा लेते हैं तो वो ज़्यादा सतर्क हो जाते हैं कि भाई कोई चोरी तो नहीं कर रहा है या कोई हमारी चीज़ को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है, तो वो सतर्क हो जाते हैं उस चीज़ के प्रति, जिससे कि उसकी सेफ्टी करने लग जाते हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये अवेयरनेस भी कर रहा है इंश्योरेंस। इसके बाद नेक्स्ट है आपके मीटिंग स्टेटरी लेजिस्लेटिव्स, यानी जो वैधानिक दायित्व हैं। कौन से वैधानिक दायित्व हैं, ऐसे वैधानिक दायित्व जिनकी आपके सरकार की तरफ से जो आपके जैसे कहें कि कोई श्रमिक है या वो श्रमिक जो है वो बहुत रिस्की एरिया में काम कर रहा है और मालिक को अगर मान लीजिए उस श्रमिक को कुछ हो जाता है तो मालिक जो है उसको हर्जाना देना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में मालिक क्या करता है, उस श्रमिक का इंश्योरेंस करा लेता है, तो वो अपने वैधानिक दायित्व जो उसके हैं वो किसके ऊपर ट्रांसफर कर देता है, इंश्योरेंस के ऊपर ट्रांसफर कर देता है। इसी तरह से आगे अगर हम देखें तो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम टैक्स लायबिलिटीज, तो हम ये देखते हैं कि जो भी इंश्योरेंस के रूप में पर्सन जो है प्रीमियम पे कर रहा है, यानी इंश्योरेंस के रूप में जो भी प्रीमियम जा रही है
गवर्नमेंट ने उसको टैक्स फ्री कर रखा है। अगर कोई व्यक्ति अपना लाइफ इंश्योरेंस कराता है और लाइफ इंश्योरेंस के माध्यम से जो भी पैसा जमा करा रहा है, गवर्नमेंट के हिसाब से, गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से वो टैक्स फ्री है, उसके ऊपर कोई भी टैक्स पर्सन को नहीं देना पड़ता। फिर इसके बाद आपके नेक्स्ट है सेफ्टी अगेंस्ट डिग्री। तो इसको हम बोलते हैं कुर्की। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति दिवालिया हो गया और दिवालिया होने के बाद कोर्ट ने उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया, तो कोर्ट क्या करेगा, उसकी संपत्ति को बेचेगा और बेचने के बाद उसके जितने भी लेनदार हैं, क्रेडिटर्स हैं, उनको वो पे करेगा। तो ऐसी कंडीशन में भी अगर किसी ने लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा है और उस लाइफ इंश्योरेंस का जो अमाउंट है वो किसी भी स्थिति में कोर्ट यूज नहीं कर सकता, वो फ्री होता है। पर्सन से लाइफ इंश्योरेंस का जो पैसा है वो कुर्की नहीं की जा सकती उसकी, इसलिए वो उसको सेफ हो जाता है और वो उसको बाद में मिल जाता है। तो ये आपके ये भी उसको फायदा होता है, सेफ्टी होती है। फिर है इंश्योरेंस गुडविल। अब ये इंश्योरेंस क्या कर रहा है, आपकी गुडविल बना रहा है। कैसे बना रहा है कि अगर मान लीजिए आपने अपना इंश्योरेंस करा रखा है और आपको कभी पैसे की जरूरत पड़ती है और आप किसी भी बैंक या किसी भी संस्था से जो है वो ऋण लोन लेने के लिए जाते हो, तो अगर बैंक या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को ये पता चलता है कि आपने अपना इंश्योरेंस करा रखा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको वो लोन आसानी से मिल जाता है। तो इससे क्या होती है, गुडविल इंक्रीज होती है। इसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट अगेंस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर हमने इंश्योरेंस करा रखा है और इंश्योरेंस के टाइम पीरियड पूरा होने के बीच में ही अगर किसी व्यक्ति को पैसे की आवश्यकता पड़ती है, मान लीजिए उसको बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए या बच्चों की शादी के लिए पैसे चाहिए, तो वो यहाँ से उन पॉलिसी के बिहाफ पर लोन भी ले सकता है। इसके बाद है आपके इन्वेस्टमेंट। अब नेचुरल है, जो इंश्योरेंस है वो एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जो लोग होते हैं वो प्रीमियम के रूप में उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो इन्वेस्टमेंट जो होता है वो देश के काम आता है। ये तो था फर्स्ट आपका इंपॉर्टेंस फॉर इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सेकंड है इंपॉर्टेंस फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, कि बिजनेस के लिए इंश्योरेंस का क्या फायदा है, क्या महत्व है। तो नंबर 1 है प्रोटेक्शन फ्रॉम रिस्क। अब हम क्योंकि बिजनेस की बात कर रहे हैं तो बिजनेस में तो हमेशा ही रिस्क रहता है, और जो इंश्योरेंस होती है, चाहे वो फायर इंश्योरेंस हो, मरीन इंश्योरेंस हो या अदर इंश्योरेंसेस हो, वो सारी इंश्योरेंस जो हैं वो एक बिजनेसमैन को प्रोटेक्शन देती है रिस्क के प्रति। नेक्स्ट सेकंड है प्रोटेक्शन टू बिजनेस ड्यूल टू सडन डेथ ऑफ की पर्सन। अब की पर्सन कौन होते हैं, कंपनी के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति जिनके मरने से कंपनी को लॉस हो सकता है, जो कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो कंपनियां क्या करती हैं, जैसे चेयरमैन है या डायरेक्टर है, तो कंपनियां क्या करती हैं, उनका इंश्योरेंस करा लेती हैं, ताकि अगर मान लीजिए जैसे किसी भी बड़े व्यक्ति की या किसी भी अच्छे पद वाले व्यक्ति की डेथ होगी, तो नेचुरल है कंपनी को उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा, और वो कंपनसेशन अगर उन्होंने इंश्योरेंस नहीं कराया होगा तो उनको खुद को देना पड़ेगा। तो इसलिए वो क्या करती हैं कि उन महत्वपूर्ण जो पोस्ट पर काम करने वाले पर्सन हैं, जो कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनियां उनका इंश्योरेंस करा लेती हैं, ताकि वो अगर उनके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए तो उनको जो पैसा रिटर्न करना हो वो इंश्योरेंस कंपनी दे सके। इसके बाद है आपके इंक्रीज बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी। अब जब कोई भी बिजनेस अपनी सभी चीजों का जब वो इंश्योरेंस करा रहा है, तो नेचुरल है कि उसकी जो टेंशन है या उसकी जो रिस्क है या जो उसका मतलब उसको डर था वो खत्म हो जाता है, और ऐसी कंडीशन में उसकी जो आपकी कैपेसिटी है काम करने की वो बढ़ जाती है। इसके बाद इंक्रीज क्रेडिट वर्थनेस, और जो इंश्योरेंस होता है वो बिजनेस की गुडविल बढ़ाता है, क्योंकि बिजनेस में अगर सभी चीजों का या जो भी इंपॉर्टेंट चीज है उनका अगर इंश्योरेंस हो रहा है तो जो कंपनी होती है उसकी गुडविल बढ़ जाती है। फिर प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉय। इससे क्या होता है, कर्मचारियों के भी जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको अनेक प्रकार का पैसा कंपनी को देना पड़ता है। जैसे आप अगर गए पीएफ है, ग्रेच्युटी है, अन्य जो इनके फंड वगैरह होते हैं जो कंपनी के पास जमा होते हैं, पर्सन के रिटायर होने के बाद उनको वो लौटाने पड़ते हैं। तो ऐसी कंडीशन में कंपनियां अगर उनका भी पेंशन, ग्रेच्युटी या पीएफ वगैरह जो भी हैं
उनका भी अगर इंश्योरेंस करा लेती है तो ऐसी कंडीशन में जब वो कंपनियों को उनको चुकाना पड़ेगा, तो ऐसी कंडीशन में उनको कर्मचारियों के हितों से रक्षा होती है, यानी जो भी वर्कर्स हैं उनको वो पैसा आसानी से इंश्योरेंस के माध्यम से लौटाया जा सकता है। इसके बाद है इजी मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम। अब एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम्स क्या होती हैं, हमने पढ़ा है ये श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम कि ऐसे लोग जो रिस्की एरिया में काम कर रहे होते हैं, सरकार ने नियम बना रखा है कि उनका जो इंश्योरेंस है वो कंपनी के मालिक को करवाना होगा। तो अगर कंपनी ने अपने उन श्रमिकों का या उन वर्कर्स का इंश्योरेंस करवा रखा है जो रिस्की एरिया में काम कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो आपके कर्मचारी की सामाजिक सुरक्षा से संबंधित जो वेलफेयर सोशल वेलफेयर स्कीम से संबंधित जो भी सरकार ने स्कीम चला रखी हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में आसानी होगी और वो उससे क्या होगा, कंपनी को सुरक्षा मिलेगी। नेक्स्ट है आपके प्रमोट्स फॉरेन ट्रेड। अब फॉरेन ट्रेड को प्रमोट कैसे कर रही है इंश्योरेंस, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं, मैंने आपको मरीन इंश्योरेंस में पढ़ाया कि मरीन इंश्योरेंस इसलिए जरूरी है क्योंकि है ना, जो भी आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वो सी रूट से होता है और सी रूट जो है वो रिस्क से भरा हुआ है, कभी भी कोई भी इंसिडेंट हो सकता है और नुकसान हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में जब इंश्योरेंस कंपनियां किसी भी जो आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है उसका इंश्योरेंस कर देती हैं, तो एक्सपोर्ट करने वाला जो पर्सन होता है वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाता है और वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने की कोशिश करता है। तो क्या होता है कि जो आपका फॉरेन ट्रेड है वो इंक्रीज होता है। इसके बाद है रिड्यूस कॉस्ट। अब कॉस्ट कैसे रिड्यूस होगी, लागत कम कैसे होगी, कि जब कोई भी बिजनेसमैन किसी भी चीज में रिस्क अनुभव कर रहा है तो वो उस रिस्क वाली चीज का इंश्योरेंस करा रहा है, और जब वो इंश्योरेंस करा देता है तो वो फ्री माइंड हो जाता है, वो निश्चिंत हो जाता है और ऐसी कंडीशन में वो ज्यादा अपनी कैपेसिटी से काम करता है। जब ज्यादा कैपेसिटी से काम करता है तो ज्यादा प्रोडक्शन करता है तो उससे क्या होता है, जो आपकी कॉस्ट है वो रिड्यूस होने लगती है, और जब कॉस्ट रिड्यूस होती है तो नेचुरल है प्रॉफिट बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद है कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जो भी देश के अंदर सड़क परिवहन या अन्य बैंकिंग वगैरह सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम होता है। जब सरकार के द्वारा वो डेवलप करने का काम किया जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट की आवश्यकता पड़ती है, और लार्ज अमाउंट जो है उनके द्वारा इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा जो है गवर्नमेंट को भी प्रोवाइड कराया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने में भी इंश्योरेंस के माध्यम से हेल्प मिलती है। इसके बाद है आपके सेफ्टी अगेंस्ट सिविल लाइबिलिटीज। अब सिविल लाइबिलिटीज क्या है, सामूहिक दायित्व यानी समाज से संबंधित दायित्व। जैसे किसी भी चीज की सुरक्षा करनी है, अग्नि है तो आपने मान लीजिए स्टोरेज है उसका फायर इंश्योरेंस करा दिया, तो जो भी समाज से संबंधित दायित्व है अगर आपने उनका भी इंश्योरेंस करा रखा है तो नेचुरल है आपकी वो लाइबिलिटीज भी जो है वो सेफ हो जाएंगी। इसके बाद है प्रोटेक्शन फ्रॉम लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब क्या होता है कि मान लीजिए कि कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ गई और कंपनी बंद है, जैसे कि अभी लॉकडाउन के टाइम पर हुआ, कंपनियां जो थी 3 महीने 4 महीने बंद पड़ी रही, तो ऐसी कंडीशन में ना तो वहां प्रोडक्शन नहीं हुआ और प्रोडक्शन नहीं हुआ उसके साथ साथ क्या हुआ, जब प्रोडक्शन नहीं हुआ तो चीजें बिकी नहीं, तो जो चीजों का प्रोडक्शन नहीं हुआ उसका तो लॉस हुआ ही हुआ, साथ में वो चीजें अगर प्रोडक्शन होकर के मार्केट में बेची जाती तो बिजनेस को प्रॉफिट भी होता, तो उनको प्रोडक्शन के कॉस्ट के साथ साथ प्रॉफिट का भी लॉस हुआ, यानी प्रॉफिट का भी नुकसान हुआ। तो ऐसी कंडीशन में अगर किसी बिजनेसमैन ने अपनी प्रॉफिट का भी इंश्योरेंस करा रखा है कि अगर प्रॉफिट में लॉस होता है, प्रॉफिट नहीं हो पाता है, तो उसका भी अगर इंश्योरेंस करा रखा है तो बीमा कंपनी लॉस होने की कंडीशन में प्रॉफिट का भी उसको जो पैसा है वो प्रोवाइड कराती हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये सेफ्टी अगेंस्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम लॉस ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट के लॉस होने पर भी इंश्योरेंस कंपनी आपकी हेल्प कर रही है। इसके बाद है आपके फाइनेंशियल एग्जिस्टेंस टू इंडस्ट्रीज। अब हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज को अगर ज़्यादा अमाउंट की लोन लेने की आवश्यकता पड़ती है तो वो बड़े बड़े मात्रा में जो अमाउंट लेती है या जो लोन लेती है वो ज़्यादातर इंश्योरेंस सेक्टर से ही लेती है, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर के पास बहुत सारा पैसा होता है जो वो लोन के रूप में प्रोवाइड कराते हैं। तो कंपनियों को आपके
जो फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए वो भी वो कंपनियां इंश्योरेंस कंपनी से ले सकती हैं। फिर अंडरराइटिंग ऑफ शेयर एंड डिबेंचर्स। अब ये अंडरराइटिंग का मतलब क्या है कि मान लीजिए कंपनी ने शेयर इशू किए और कंपनी के शेयर जो है मार्केट में नहीं बिक रहे और कंपनी को पैसे की आवश्यकता है, तो इंश्योरेंस कंपनियां क्या करती हैं, इनके सारे के सारे शेयर्स खुद परचेज कर लेती हैं और इस तरीके से पैसा जो है वो कंपनी को मिल जाता है। और जब इंश्योरेंस कंपनियों के पास शेयर्स आ जाते हैं तो वो उन शेयर्स को धीरे धीरे मार्केट में बेचती रहती है। जितने शेयर्स बिक जाते हैं ठीक है, अगर उसके बाद भी वो शेयर्स बच जाते हैं तो वो कंपनी, जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, वो उन शेयर्स को खुद रख लेती हैं। तो इसका मतलब ये है कि इंश्योरेंस कंपनी ने जो शेयर्स खुद रख लिए, वो जो एक्टिविटी है वो आपकी एक्टिविटी कहलाई अंडर राइटिंग, यानी इसको अभिगोपन कहते हैं, यानी खुद कर लेना, खुद रख लेना और जो कंपनी है उसकी हेल्प कर देना। तो कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनियां ये काम भी कर रही हैं। और फिर हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर और डिबेंचर में भी पैसा लगाती हैं। तो शेयर और डिबेंचर भी स्टॉक मार्केट में भी वो पैसा इन्वेस्ट करती हैं शेयर और डिबेंचर्स परचेज करने के लिए। फिर कंट्रीब्यूशन इन मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट में कंट्रीब्यूशन कैसे कर रही हैं कि जब इंश्योरेंस कंपनियां किसी भी तरीके से किसी भी कंपनी के शेयर और डिबेंचर में पैसा इन्वेस्ट करती हैं, तो जो इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं वो अपना एक डायरेक्टर अपॉइंट करती हैं कंपनी में, जो कंपनी की एक्टिविटीज पर नजर रखता है। फिर अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उनकी मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। तो अगर कंपनी को किसी भी वजह से मैनेजमेंट की गड़बड़ी के कारण लॉस हो रहा होता है तो इंश्योरेंस कंपनियों का जो मैनेजमेंट करने वाला पर्सन है, डायरेक्टर है, जो अपॉइंट किया गया है, वो उनको मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है, जिससे कि कंपनी का मैनेजमेंट और अच्छा हो जाता है। तो इस तरीके से इंश्योरेंस कंपनियां जो है बड़ी बड़ी कंपनियों के जो मैनेजमेंट है उसमें भी कंट्रीब्यूशन दे रही हैं। तो ये हमारी जो इंपॉर्टेंस थी, ये हमने अभी 2 पॉइंट पढ़े हैं, एक तो इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके आगे का टॉपिक हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।